Hi friends, welcome on this mega session, mega panel discussion on opportunities related to GATE exam. और ये एक लंबा वीडियो है, लंबा पैनल डिस्कशन होगा. Normally we don't say that you watch entire video, but because it is going to be long, I assure you it is going to be very very useful to all of you. और इसको एंड तक आप देखना. If you cannot watch it in one go, you complete it in multiple goes. So इसको पूरा सुनना. इसमें हम लोग बहुत सा डिस्कशन करने वाले हैं. That if you people have written GATE exam, whether you pass it or you don't pass it, but जो आपको गेट एग्जाम जिस पर्पस के लिए आपने लिखा था वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स, हाउ यू कैन अटेन दोज ऑब्जेक्टिव्स, उसी के बारे में डिस्कशन होगा. मेरे साथ मेरी टीम है आज, एंड बट दिस इज ओनली हाफ ऑफ द टीम. टुडे वी आर मिसिंग त्यागी सर, कैलाश सर, मनीष सर, अविनाश, चंद्रा सर, एंड सम मोर मेंटर्स who are actually online. They are going to mentor you, but they are not today sitting with us. So we will be discussing at length about various opportunities through GATE exam. और मैं हर एक मेंटर से, हर एक अपने टीम मेंबर से कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इट इज गोइंग टू बी ए लॉन्ग वीडियो. Guruji sir, I come to you directly. Post GATE guidance, post GATE counseling. I remember 2018-19 में we coined this term. Now entire India is using this term, but it is far more than what people think it is. Post GATE guidance, post GATE counseling, people think it is all about के हम ये बता दें उसको कि इस गेट पे तेरे को क्या उठाना है, तेरे को कहाँ अप्लाई करना है. It is far more than that. I would like to know from you कि पोस्ट गेट जर्नी क्या है, if I can call that, because it is more than 1 year journey. पोस्ट गेट गाइडेंस, पोस्ट गेट काउंसलिंग, ये होता क्या है? थैंक यू सर. मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ. देखिए यार, आप लोग जो गेट का एग्जाम देते हैं तो किस पर्पज से देते हैं? आपके पास दो पर्पस होते हैं मेन, जो गेट के थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या तो हायर स्टडीज़ के लिए. सेकंड वन इज़ फॉर द योर पब्लिक सेक्टर जॉब और द गवर्नमेंट जॉब. अब हायर स्टडीज़ में भी इंडिया भी आता है, ब्रॉड भी आता है, और पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट, दो तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. पोस्ट गेट काउंसलिंग सर, मैं अगर एक लाइन में बोलूँ कि मेरे को जो मेरा रिजल्ट आएगा गेट का, तो मेरे गेट स्कोर पे मेरे को अगर हायर स्टडीज़ में जाना है तो मैं उस क्रेडेंशियल के बेस में, क्रेडेंशियल 3 चीज़ें, आपका गेट स्कोर, आपका सीजीपीए, आपका कैटेगरी, इसके बेस पे मेरे को बेस्ट क्या मिल सकता है, ये एक प्रोसेस है. अगर मैं हाई स्टडीज की बात करूं तो 5 से 6 महीने का प्रोसेस. इफ यू टॉक अबाउट द जॉब्स, जॉब की बात करें, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब, तो जैसे अभी हम देख रहे हैं, अब 25 का भी एग्जाम हो चुका है, स्टिल गेट 2024 के बेस के भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं. पब्लिक सेक्टर भी निपको का आया है. तो पब्लिक सेक्टर के या जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये 1 साल का प्रोसेस होता है. अब इसमें भी मैं वही पॉइंट ऐड करूंगा सर, बच्चों को लगता है कि मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा होने चाहिए पब्लिक सेक्टर में कॉल के लिए. हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं. अभी गेट 2024 के बेस पे IOCL है, इसने 35 मार्क्स पे कॉल किया, NHPC ने आपको 34 पे किया, राइट्स ने 28 पे किया. तो अगेन फिर से भी बात कि बच्चों को लगता है कि, और मेरे को लगता है कि शायद जो बच्चे गेट एग्जाम देते हैं सर, अराउंड 40 to 50% में भी इससे भी ज्यादा नंबर है जो टारगेट जॉब को करते हैं गेट के थ्रू. और उनको लगता है कि मेरे सर मार्क रहेगी 40, मेरे रहेगी 45, और मेरे को पब्लिक सेक्टर नहीं मिलेगा, और वो वहीं पे क्विट कर देते हैं. ऐसा नहीं होता है सर. उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन हम लोग बहुत सारे बता भी चुके हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि अब कंपेरेटिवली अगर हम कंपटीशन पिछले 5-6 साल के हिसाब से बात करें, पीछे चले जाएं थोड़ा सा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर हो रहे हैं, नो डाउट वो बहुत कम हो गया है. नो डाउट इस बार बढ़ा भी है थोड़ा सा नंबर, तो कंपटीशन थोड़ा सा इंक्रीज होगा इस बार, लेकिन अपॉर्चुनिटीज होती हैं. तो ये जो प्रोसेस है सर, ये पूरा पोस्ट गेट काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, आपको अपने क्रेडेंशियल को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है, वेयर यू हैव टू अप्लाई, हाउ यू हैव टू अप्लाई. और अकेला अप्लाई करना इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द पर्पस. लास्ट ईयर का कट ऑफ अवेलेबल है, IITs की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो उसको देख के बच्चे पूछते हैं कि सर पिछले साल का कट ऑफ क्या रहा, सर पब्लिक सेक्टर में पिछले साल कितने रैंक के ऊपर चीज मिल गई, किस कैटेगरी के बेस पे क्या मिल गया. तो वो तो सर एक कॉल है आने का प्रोसीजर, और वो भी ऐसा नहीं लिखा होता, वो तो लास्ट ईयर का कट ऑफ है ना. मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि जहां पे भी इंटरव्यूज हैं और उसमें उन्होंने लिख दिया कि 500 कट ऑफ पे पिछली बार मिला, क्या कोई बंदा मेरे को इस चीज को एश्योर कर दीजिए कमेंट डाल के कि क्या गारंटी है कि 500 से ऊपर वाले सभी को मिला होगा अगर इंटरव्यू है वहां पे. तो अगर इंटरव्यू में भी इट मींस कि वो कुछ ना कुछ तो चेक कर रहे हैं ना सर चीजें. SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पब्लिक सेक्टर के अंदर ग्रुप डिस्कशन आती है, GT आती है. एग्जांपल IOCL, मेरा सर रैंक बहुत अच्छा आ गया, मेरा IOCL टारगेट था, 37 रैंक वाले को नहीं मिला, 9 रैंक वाले को नहीं मिला IOCL. तो इट मींस कि पब्लिक सेक्टर की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है, IITs में भी आपको रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. आपने देखा पिछली बार 400 गेट स्कोर पे कोई चीज पे, कंप्यूटर साइंस में कोई चीज मिल गई, इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए हैं, तो अब मेरा स्कोर जो है वो 425 है. पिछली बार आपने देख लिया कि 400 पे मेरे को कुछ मिल गया.
अब मेरे को वहां पे अप्लाई करने पे मेरे को लग रहा है कि अगर मिल जाएगा तो मेरे को लग रहा है वो एक बहुत गलत उसमें बंदे के बच्चे के दिमाग में आता है कि ओनली गेट स्कोर को कट ऑफ को रेफर करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं सर, वेरियस राउंड्स में आती हैं चीजें कि कोई 8वें राउंड में, कोई 10वें राउंड में जाके कि जो पिछली बार में भी 600 पे मिल रहा होता वो 450 मिल जाता है। यहाँ पे वो बच्चे वो मेंटर को सारा एक्सपीरियंस होता है उस चीज का कि वो सारे प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है। और एक एक चीज का बहुत बड़ा रोल है सर। आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो, सबसे पहला मेन डिसीजन कि आपने कल अप्लाई कहाँ पे करना है, अपने गेट स्कोर के बेस पे। आपके पास किसी आईटी में अप्लाई करने के टाइम पे आपके पास रफली 40-50 वेरियस परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन वो ऑप्शन दे रहा है आपको 4 फॉर्म अप्लाई करने के लिए, 2 फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो मेरे को भाई उस 50 में से कौन से 4 जगह पे फॉर्म डालने हैं, मैं अपना इंटरेस्ट देखूं या मैं अपने क्रेडेंशियल्स देखूं। अब इस केस में क्या देखना है वो मेंटर बताएगा इनको कि कहाँ अप्लाई करें, कैसे अप्लाई। मास्टर्स एमएस प्रोग्राम, रिसर्च प्रपोजल, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आईआईटी मद्रास में जितना भी एमएस प्रोग्राम्स हैं सभी में रिसर्च प्रपोजल होता है, उसमें इंटरव्यू का बहुत बड़ा वेटेज है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज आईआईटी मद्रास, प्योरली जो उनका जो क्लियरली वो मेंशन करते हैं कि आपका रिसर्च प्रपोजल के बेस के ऊपर बहुत बड़ा क्राइटेरिया है वहां पे सिलेक्शन होने का। ये तो मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि जहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है एसओपी मांग रहा है, इंटरव्यूज मांग रहा है, तो वहां पे ये सारी चीजों का रोल होता है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं कि सर गेट्स, ये पूरा पोस्ट गेट काउंसलिंग का प्रोसेस, हायर स्टडीज की बात करें तो 4 से 5 महीने का प्रोसेस है, जहां पे राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे उसको एंट्री से लेके टिल उसको कहाँ फाइनल डिसीजन। एंड में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कि सर मेरे को 4 चीजें मिल रही हैं, मेरे को एक न्यू आईआईटी मिल रहा है वर्सेज मेरे को एक सदन का एनआईटीज मिल रहा है, वर्सेज मेरे को सपोज कोई ओल्ड आईआईटी मिल रहा है वर्सेज मान लो सपोज मेरे को सदन का एनआईटी मिल रहा है। तो कंपैरिजन ओनली आईआईटी एनआईटी के बेस पे नहीं होता है, उसमें फिर डिपार्टमेंट, स्पेशलाइजेशन, अच्छा किस बेस पे आप डिसीजन लेते हो, प्योरली प्लेसमेंट के बेस पे, ऑल्दो कि कुछ ब्रांचेस में वेरी करते हैं, लाइक सिविल की रिक्वायरमेंट्स अलग है बच्चों की। तो फाइनल डिसीजंस लेने हैं उसको एंड में जाके, कितने पेशेंस तक, किस राउंड तक आगे जाना है। पहले राउंड में कुछ दिख गया, उसको लगता है शायद मेरे को इसके बाद ये मिस ही हो जाएगा, इसके बाद मेरे को मिलेगा नहीं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स which I will not be due to this time constraint, I will not be explain you कि जो 5 महीने में आप कर रहे हो चीजें उसको, या 1 साल में जो पब्लिक सेक्टर का पूरा प्रोसीजर है, तो उसको इतनी देर में मैं बता सकता हूँ कि भाई ये प्रोसेस है कि जिसमें तुम्हें आपके अपने क्रेडेंशियल स्कोर को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है, वो सारा ये प्रोसीजर है पोस्ट गेट काउंसलिंग का सर। It's true. So very important point is cutoffs. I have made many videos in past couple of years when I say that don't stick to cutoffs. Don't focus on cutoffs. Cutoffs have no meaning. And I have opened very clearly told it. I think 2 years back what happened, IIT Bombay came out with cutoffs. कि cutoff इतनी रहेगी 500 से नीचे अप्लाई ना करें. I told my students to apply. They must have thought is an insane fellow. And you know a student got calls at lesser than 500 also. और उसका reason मैं बताता हूँ. ऐसा नहीं कि IITs गलती करते हैं फ्रेंड्स. Let me tell you something which is there inside IT system. Flexibility is the thing. They don't want to decline admission to capable individuals. And GATE is just one score. There are so many other things. आपका प्रोजेक्ट, आपका कॉलेज, आपका CGPA, बहुत से फैक्टर्स हैं अगर उनको लगेगा प्रोफेसर्स को। एंड मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स प्रोफेसर मस्ट बी लिसनिंग टू अवर दिस कन्वर्सेशन ऑल्सो। अगर प्रोफेसर को लगेगा कि आप कैपेबल हो, आपका कट ऑफ से कम गेट स्कोर है, तो वो आपको बुला लेंगे। IIT इज नोन फॉर दैट। फ्लेक्सिबिलिटी एंड IIT का इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना इन द फेवर ऑफ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स इज समथिंग विच इज यूनिक। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कट ऑफ को मत देखो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको अपने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं उनको फॉलो करना है एंड यू हैव टू मेक यूज ऑफ योर गेट स्कोर कि आप कहाँ पे जा सकते हैं, आपको वो चीज़ को यूज करना है। और गेट स्कोर हाथ में आना इज ओनली 20% ऑफ द स्टोरी। 80% थिंग मीन्स आपको उसको कैसे यूटिलाइज करना है, दैट इज वेयर यू हैव टू फोकस। नाउ आई कम टू यू मुकेश सर, यू रिप्रेजेंट कंप्यूटर साइंस एंड IT, दीज 2 डिपार्टमेंट्स। इस बार DA का पेपर, कंप्यूटर साइंस का पेपर एंड एनहांस्ड कंपटीशन। सो व्हाट इज योर टेक ऑन योर डोमेन्स? थैंक यू सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, इस बार मैं ये बोलूँगा कि कंप्यूटर साइंस और DA का पेपर को मिला के अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 30,000 स्टूडेंट इंक्रीज हुए हैं। सेकंड थिंग, जैसे गुरिंदर सर ने बोला था अभी कि SOPs का रोल बहुत बड़ा आ जाता है। तीसरी चीज़, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि मैं MTech में जाऊं, MS या PhD में। स्टूडेंट्स को सर MS और PhD का डिफरेंस नहीं पता कि MTech और MS में मेजरली डिफरेंस क्या है। हमने देखा लास्ट 2 ईयर से यूरोपीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है पोस्ट गेट काउंसलिंग के लिए, और अब उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। रीजन बिंग, स्टूडेंट्स को अब पता लगने लग गया कि MS क्या है और स्कोप कितना अच्छा है MS का MTech के बाद। SOP का सर ने जैसे बताया कि SOP बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके एडमिशंस में। फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज इंटरव्यू प्रोसेस। तो
आपने एसओपी लिख दिया, उसके बाद एसओपी के बेसिस पे आपको इंटरव्यू फेस करना है। उस इंटरव्यू में किस टाइप की क्वेश्चनरीज होने वाली है आपके सामने, कैसे आपको आंसर करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। तो ये जो प्रोसेस है हमारा 5 to 6 मंथ का, जिसमें स्टूडेंट्स का बहुत ही लो गेट स्कोर पे, मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा सर। लास्ट ईयर आईआईटी दिल्ली, इमेजिन करिए कि डेटा साइंस जो फर्स्ट टाइम हुआ आईआईटी दिल्ली में 45 मार्क्स पे आपको रोबोटिक्स मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स गेट वाले को सर ऑलमोस्ट 62 65 पे भी जस्ट उसको कॉल आया होगा, एंट्री नहीं मिली होगी। बट आपके डेटा साइंस के थ्रू सिर्फ 45 मार्क्स पे आपको रोबोटिक्स ब्रांच, जो कि ये एरा और नेक्स्ट 15 to 20 ईयर वो एरा सर्वाइव करेगा। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ गेटिंग द मॉड्यूल ऑफ दिस लाइक पोस्ट गेट काउंसलिंग सर। नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़े हैं थोड़ा, क्योंकि रिसेशन चल रहा है सर, जॉब्स नहीं है, तो मैं स्टूडेंट को प्रेफर करूंगा कि आप एमटेक, एमएस, पीएचडी, वो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, उनमें भले ही आपका गेट स्कोर लो है, बट अगर आप अभी से मेहनत करें, स्टूडेंट को लगता है कि मेरा गेट का एग्जाम हो गया, बुरा हुआ, चलो 1 साल ड्रॉप लेते हैं, बट हम ये कहते हैं कि आप ड्रॉप मत लो, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, जून या जुलाई तक रिजल्ट आपके सामने होगा सर। दैट इज द एडवांटेज ऑफ टेकिंग दिस मॉड्यूल, और दैट इज द एडवांटेज कि हम पिछले 7 से 8 सालों में इसमें लगे हुए हैं, और आज हमें मोस्ट प्रोबेबली हर एक चीज पता है, हर एक आईआईटीज की, कि क्या वहां सिनारियो है, एंट्री कैसे जाएगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वंडरफुल। सो सी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एमटेक वर्सेस एमएस, जो सर ने बताया। एमएस इज बेटर देन एमटेक। सो एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स, आई टेल इन डिफरेंट वीडियोज ऑल्सो, ऐसी बहुत सी चीजें जो मेरे को लगता है आपको योरपीडिया पे ही सुनने को मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि डोंट फोकस कट ऑफ, उसके ऊपर वीडियो बने हुए हैं हमारे, और क्यों फोकस नहीं करना है कट ऑफ, उसका रीजन भी है विद प्रूफ्स। वैसे मैं बोल रहा हूँ, I don't think other than Yourpedia mentors, anybody is going to tell you except IITians, those who are either teaching in IIT or those who are studying in IIT, nobody is going to tell you that MS is better than MTech. MS, जिसको MTech रिसर्च भी बोलते हैं, वंडरफुल कोर्स है। अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको उसी को ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज आपको IIT जैसे इंस्टीट्यूट में 6 मंथ ज़्यादा रहने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। आई डोंट नो हाउ डू यू टेक इट, कि सर मेरे को 6 महीने ज़्यादा लगेंगे। आई टेक इट लाइक मेरे को 6 मंथ और रहने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपको अपस्किलिंग हो रहा है, जिसके लिए आपको पैसे भी मिल रहे हैं, यू आर गेटिंग स्टाइपेंड एंड यू आर गेटिंग अपस्किल्ड ऑल्सो। सो स्टे देयर एंड यू विल बी वैल्यूएबल मेंबर फॉर एनी इंडस्ट्री, आपको उसका बेनिफिट होगा। सो गो फॉर एमएस इंस्टेड ऑफ एमटेक। एंड मुकेश सर, आई थिंक इफ समबडी इज एस्पायरिंग फॉर एमएस, तो गेट ओनली रिक्वायरमेंट इज कट ऑफ गेट, अगर आपके पास है तो और भी क्रेडेंशियल्स एंड देन दे गेट द कॉल फॉर इंटरव्यू। राइट सर। एक तो गेट में सर, आई डोंट थिंक कि गेट का कट ऑफ बहुत ज्यादा मैटर करेगा वहां पे। आपको कॉल जरूर आएगा, बट द मेन पॉइंट इज इंटरव्यू आप कैसा परफॉर्म करते हो, इंटरव्यू में आप कैसा अपने आप को डिलीवर करते हो, किस क्या मेजर टॉपिक्स जो है। अगर हम बात करें सर डेटा साइंस, एआई का, हम सब लोग आज डेली लाइफ में सुन रहे हैं इन चीजों को, और कहीं ना कहीं रिसेशन भी मार्केट में चल रहा है ड्यू टू एआई ओनली। एंड हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी सर बोला है कि इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है एआई में, और जो स्टूडेंट्स का आपने एक स्टाइफंड का सर पॉइंट उठाया, तो होपफुली हमें लगता है कि इस साल से स्टाइफंड इंक्रीज हो जाएगा। द रीजन इज कि जो एआई में इंडिया को अभी सर बहुत आगे जाना है, और ये हमारा एक विजन भी है, राइट सर। इंडस्ट्री 5.0 अभी स्टार्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां एआई, नो डाउट कि आपको एमटेक इन एआई करना है, स्पेशली ऑलमोस्ट हर एक आईआईटीज में सर आज एआई एक अपना इंडिविजुअल ब्रांच या सेंटर या स्कूल खुल चुका है, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे सब ब्रांचेस हैं जिनको मैं इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस बोलूंगा, जिसमें एआई बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो स्टूडेंट्स को उन डिपार्टमेंट्स में एडमिशन लेना, वहां एमएस करना, पीएचडी करना। एंड द गुड थिंग इज सर बहुत सारे ऐसे फॉरेन इंस्टीट्यूट्स भी हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी हैं जो गेट के थ्रू आपको ले रहे हैं। अब सर स्टूडेंट को लगता ही नहीं है कि क्या मैं वर्ल्ड की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज से भी इस एमटेक के गेट स्कोर पे, जिसमें ऑलमोस्ट 90 परसेंटाइल बेसिक रिक्वायरमेंट है सर, मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 90 परसेंटाइल, एंड यू विल गेट द एडमिशन। बट द पॉइंट इज अगेन, जो रेस आप अभी कर रहे हैं, अपनी लर्निंग जो प्रोसेस को कंटिन्यू करना, दैट इज मैंडेटरी। कैसे करना है, कैसे गाइडेंस है, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस मॉड्यूल। वंडरफुल। सो फ्रेंड्स, इसमें मैं अब तीसरा कंक्लूजन दूंगा आपको। हमारे इस पूरे सेशन में एंड में कंक्लूजन्स निकलेंगे। पहला मैंने दिया था आपको कट ऑफ नहीं देखना, दूसरा मैंने बोला था एमएस करो, एमटेक मत करो। अब तीसरा बता रहा हूं, इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन करो। जब एआई या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज नहीं था, वी यूज्ड टू डिफरेंशिएट, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, सिविल है, ये डिफरेंस होता था। And then my friend told me couple of years back कि एक टाइम आएगा all engineering professions will merge together, you will lose the identity as mechanical, as computer, as electrical, and we are seeing that is happening.
अब हो क्या रहा है कि अगर आपने एप्लीकेशन पार्ट ही देखना है तो यू नो जॉब्स यू आर गेटिंग इज एप्लीकेशन बेस्ड. Whether you are using AI for biotechnology, you are using it for agriculture, you are using it for your domain in mechanical engineering. Now this is the application part. और मैं आपको बोलूंगा go for interdisciplinary departments. Interdisciplinary means जहां पे किसी भी branch of knowledge के individual join कर सकते हैं. I give you example, energy science. Instead of joining design, join energy science. उसका एक रीजन है, आप एनर्जी साइंस में बहुत अच्छे तरीके से AI ML यूज कर पाएंगे, डाटा एनालिटिक्स लगा पाएंगे, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपका फोकस इन एप्लीकेशंस पे रहेगा, अपना कोर लर्न करने पे नहीं रहेगा. एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, इफ गिवन द चॉइस, आई विल नॉट परस्यू प्रोडक्शन इंजीनियरिंग नाउ. आई विल गो फॉर एप्लीकेशन ऑफ AI मे बी इन एनर्जी साइंस, क्योंकि अब एप्लीकेशन ओरिएंटेड है. इसलिए इस बार की हमारी पोस्ट ग्रेड गाइडेंस में हम आपको ऐसे बहुत से हिडन स्ट्रेटेजीज बताने वाले हैं जो आपको प्लेसमेंट से रिलेटेड होंगे. If I ask you why you want to join master's course, the answer is for very good jobs, and that exactly you will get it if you apply the emerging technologies, and that you will get through the now application of emerging technologies in interdisciplinary. तो मेरा तीसरा conclusion है, इंटरडिसिप्लिनरी को ज्वाइन करो 2025 में, कोर को भूल जाओ, कोर से ज्यादा अच्छा इंटरडिसिप्लिनरी है. एंड फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, आई थिंक योरपीडिया इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे आपको सुनने को मिलेगा, और इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, एंड आई विल कन्विंस यू दैट दिस मीन्स समथिंग और इसका बेनिफिट है. मुकेश सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा कि पिछली बार डाटा साइंस का पहली बार पेपर हुआ था, and I remember you, Tyagi sir, you were fighting with the departments of IITs, telling them कि इसको ओपन करो बाकी ब्रांचेस के लिए, and the typical problem was, मैं मैकेनिकल से मैंने डाटा साइंस लिखा और मेरे को एलिजिबल नहीं किया जा रहा है. How do you see the situation this year, and are we going to request the IIT system again? So मैं लास्ट टाइम की बात करूं तो ऑलमोस्ट हमने 6 to 7 IITs को अप्रोच किया कि डेटा साइंस में डेटा साइंस गेट पेपर को अलाउड नहीं किया हुआ है. दैट इज द मेन पॉइंट. हमने रिक्वेस्ट किया, हमने मेल किया, इवन दो उन्होंने अपने नोटिफिकेशन को रिलीज करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता लगा कि उन्होंने री रिलीज किया है अपने नोटिफिकेशन को, और उनको लगता था कि हमने डेटा साइंस पेपर दिया, एग्जाम दे दिया है, बट हमारा यहाँ पे एडमिशन नहीं हो सकता. बट लकीली हमारी इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया उन्होंने और ओपन किए, दोबारा रिफॉर्म जो भी ओपन किए, और उसके बाद उनकी एंट्री वहाँ पे आज वो स्टूडेंट वहाँ पे कर रहे हैं. तो द पॉइंट इज अगेन इस बार भी सिनारियोज है, क्योंकि बहुत सारे जो न्यू IITs हैं वहाँ पे सर कई जगह पे न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्कूल या सेंटर ओपन हुए हैं. अब डिपेंड ये करता है कि उनके नोटिफिकेशन को हमें देखना होगा कि क्या वो एलिजिबल कर रहे हैं. सेकंड थिंग, बहुत सारे ऐसे न्यू स्कूल्स या रिसर्च सेंटर भी ओपन हुए हैं IITs में जहाँ पे वो अलाउड करेंगे तो किन स्टूडेंट्स को करेंगे, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली से नंबर ऑफ सीट्स कम रहता है, क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेज हैं तो वो किस किस ब्रांच के स्टूडेंट्स को ले रहे हैं. सर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा. अभी आपने इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेज का बोला कि एक स्टूडेंट था हमारे लास्ट ईयर का, उसने एडमिशन ले लिया इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेज में, बट द पॉइंट इज जैसे ही उनका जो गाइड था वो CSC ब्रांच से था, क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेज में बहुत सारे प्रोफेसर्स मिलके काम करते हैं. और सर लकीली उसको बायोमेडिकल या मैं कहूँगा हार्वर्ड का जो मेडिकल स्कूल है उसके किसी रिसर्च पेपर पे काम करना था, और लकीली देखो सर वहां पे उसका पेपर पब्लिश हुआ और आज वो हार्वर्ड में बैठा हुआ है. दैट इज द पॉइंट कि आपको कहां से कहां, आपने सोचा मुझे एमटेक करना है CSC में, आपने काउंसलिंग लिया, आप चले गए किसी IITs में, वो भी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस में, जहां आपको एक फोबिया था कि मैं कैसे कर पाऊंगा, बट स्टिल आपने काम अपना स्टार्ट किया, पेपर पब्लिश किया प्रोफेसर के अंडर में, और आज आप अपना PhD कर रहे हैं, हायर स्टडीज कर रहे हैं हार्वर्ड में. दैट इज द एग्जांपल. वंडरफुल. नो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग सर, लाइक इंटरडिसिप्लिनरी मीन्स के प्रोफेसर कहीं से भी आ सकता है. बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर इज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, आप कंप्यूटर साइंस के हैं, आपने अर्थ साइंस में मास्टर्स किया IIC बेंगलोर में, अब प्रोफेसर आपका कंप्यूटर साइंस से है और आपने अर्थ साइंस में उसका एप्लीकेशन किया. सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट. ज्वाइन अर्थ साइंस डिपार्टमेंट, यू आर डूइंग द सेम वर्क एंड यू आर गेटिंग द सेम अपॉर्चुनिटी. यू वांट टू से समथिंग? यस, या I want to add something, the question which you asked to Mukesh sir, about the MS and the cutoff. स्टूडेंट मेरे को कॉल करते हैं सर कि सर पिछली बार का मेरे को इस डिपार्टमेंट का, इस IIT का तो कट ऑफ मिल रहा है एमटेक ब्रांच के लिए, मेरे को MS का कट ऑफ नहीं मिल रहा है. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सिलेक्शन है एमटेक में जिसमें इंटरव्यू नहीं हो रहा है, दैट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर. लेकिन अब तो बहुत सारे IIT, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट है, डिपार्टमेंट लेवल पे इंटरव्यूज होते हैं कि उसी IIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में इंटरव्यू हो रहा है, मैकेनिकल में भी नहीं हो रहा है, दैट वेरीज. बट फॉर द MS it is the selection is purely on the basis of the combination of your gate score, your CGPA, your SOP, your interview.
योर बैकग्राउंड, तो उसके बेस पे तुम्हारा सिलेक्शन है। अब यहाँ पे स्टूडेंट यहीं पे शुरू में फंस जाता है कि सर वो तो मैं रेफर करके एमटेक देख के तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, एमएस में मैं क्या करूंगा, वहां पे नॉट ओनली दैट, आई थिंक बहुत ज्यादा सर मिस्टेक स्टूडेंट जो करते हैं वो इसमें है कि दे विल रेफर द कट ऑफ लास्ट ईयर, एंड हम 5-6 साल से देख रहे हैं देयर इज अ ह्यूज वेरिएशन इन कट ऑफ्स, 100 स्कोर, देयर इज अ वेरिएशन ऑफ 100 स्कोर। पिछली बार और इस साल में हर डिपार्टमेंट में वेरिएशन है, तो तुम उसको रेफर कर कैसे सकते हो जब देयर इज अ ह्यूज वेरिएशन इन एमटेक आल्सो। और ये वेरिएशन तो द वेरी फर्स्ट जो शॉर्टलिस्टिंग आता है ऐसी बैंगलोर का, उसी में दिख जाता है, उसी में दिख जाता है, बाकी तो चलो बात की बातें हैं। That is true, that is true. So now over to you, Dushyant sir. So electrical, electronics, instrumentation. How do you see this all, sir? सर अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो चाहते हैं वो VLSI चाहते हैं Okay. कि मैं VLSI में चला जाऊँ, और यहाँ पे मेन चीज़ आती है VLSI का नो डाउट प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी IIT NIT कहीं भी चले जाओ, आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। अब होता क्या है सर, जो VLSI की कंपनीज हैं वो ऐसा नहीं है खाली वो VLSI को ही अलाउ करती है आपका प्लेसमेंट के लिए बैठने के लिए। मैं अगर बात करूँ, अगर आप VLSI की कंपनी में किसी में जाना चाहते हो, जैसे क्वेलकम है, तो क्वेलकम अगर किसी IITs में आएगी तो वो VLSI को तो अलाउ करेगी, वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी अलाउ करती है जो इलेक्ट्रिकल की ब्रांच है, जो कि मेनली रिलेटेड हो जाती है कुछ हद तक, जो पावर से VLSI डोमेन से चली जाती है। वो कम्युनिकेशन को भी अलाउ कर देती है, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग को भी अलाउ कर देती है। तो ऐसा नहीं है, बच्चों का मेनली यही रहता है डाउट कि मैं बस VLSI ले लूं। ऐसा नहीं है कि खाली आप VLSI के लिए देखो, बहुत सारी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस भी हैं, या कुछ बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस भी है जिनको हम सोचते हैं कि हमें इनमें एडमिशन नहीं लेना चाहिए, है ना, हमारा प्लेसमेंट नहीं होगा, तो बहुत सारी की सारी जो भी VLSI की कंपनी है वो सारी उन ब्रांचेस को भी अलाउ कर देती हैं। तो मोस्टली ये सिनेरियो रहता है सर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो मैं यही कहूंगा कि आप VLSI की तरफ ज्यादा ना देख के अगर कोई और भी डिपार्टमेंट आपको मिलता है तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं, वहां पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। ये अच्छा, एक क्वेश्चन दुष्यंत सर जो स्टूडेंट्स का आता है कि आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, कैन आई गेट VLSI, बिकॉज वो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन में ज्यादा बच्चों को मिलता है। अगर मैं बात करूं सर, एलिजिबल तो वो सबको कर देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वालों को भी एलिजिबल करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी, इंस्ट्रूमेंटेशन को भी एलिजिबल करते हैं। बट ये है कि वहां पे सीट्स जो है फिक्स होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 20 सीट्स हैं तो 20 में से 15 सीट्स को वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को ही लेंगे, जो बाकी बची हुई 5 सीट्स हैं उसको वो डिवाइड करते हैं कि आप ये 3 बच्चे जो है इलेक्ट्रिकल से आ सकते हैं, 2 बच्चे जो है हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन से आ सकते हैं। ये सिनेरियो रहता है सर VLSI का। तो मतलब ऐसा है कि आप एलिजिबल हो अगर आप इलेक्ट्रिकल से भी आते हो। ओके ओके, सो नाउ आई थिंक आई विल गो टू विनीत सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिक डिपार्टमेंट, यूनिक ब्रांच है एज फार एज जॉब्स एंड हायर एजुकेशन इज कंसर्न, सो ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो जैसे आप देखोगे मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिकली पता होता है 3 स्ट्रीम्स के बारे में, एक तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, डिजाइन इंजीनियरिंग और आपके पास यहाँ पे थर्मल इंजीनियरिंग। ओके, तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ इन्हीं पे फोकस करते हैं। तो इन केस अगर उनके स्टूडेंट के गेट स्कोर प्रॉपर नहीं आते, अच्छे नहीं आते, तो इनमें एडमिशन मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एज पर हम बात करें डिजाइन इंजीनियरिंग की या फिर आपके पास थर्मल इंजीनियरिंग की। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखोगे आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी सारा और भी स्कोप है। मैनेजमेंट कोर्सेज आपके पास यहाँ पर है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के उसमें आपके पास यहाँ पे एमटेक प्रोग्राम्स काफ़ी सारे हैं, जिससे बेनिफिट ये मिलता है सर आपके पास इंडस्ट्रीज में तो ऑप्शन मिलते हैं, साथ में कैंपस प्लेसमेंट के लिए चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, और इसके साथ आपके पास यहाँ पे कुछ PSUs ऐसे हैं जो कि एमटेक के बेसिस पे भी जॉब्स आपके पास यहाँ पे रिक्रूट करती है, तो उसमें भी आपके पास स्टूडेंट जॉब अलाउ हो सकता है आराम से इजीली। ओके फ्रेंड्स, मैकेनिकल के बारे में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको अंडरस्टैंड करना है, मैक्सिमम PSU सीट्स आर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नंबर 2, मैकेनिकल में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स आर देयर इन विच यू आर एलिजिबल, जिनको इंटरडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। अगर मैकेनिकल का जैसे विनीत सर ने बताया थर्मल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल और डिज़ाइन तो आपका है ही, अप्लाइड मैकेनिक्स, एनर्जी स्टडीज़, अर्थ साइंस, क्लाइमेट साइंस एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट कोर्सेज। एक मैकेनिकल इंजीनियर कम से कम पुरानी IITs में 15 डिपार्टमेंट्स में एलिजिबल होता है, जो अलग अलग छोटे मोटे सेंटर कोर्स सब डाल दिया तो इतने डिपार्टमेंट्स में आप एलिजिबल हैं, और सब जगह आप इसको यूज़ करके इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को आगे जा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिल सकता है ना, जैसे आप अगर आप IIMS में जाना चाहते हो तो वही अपॉर्चुनिटी आपको IITs वगैरह में मिलती है मैनेजमेंट कोर्स में जाके। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ IIT मद्रास का बहुत प्रेस्टिजियस है, IIC बेंगलोर का मास्टर ऑफ मैनेजमेंट बहुत प्रेस्टिजियस है, तो मैकेनिकल वालों का एडवांटेज है। प्लस मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स है। आई थिंक एक वीडियो डाला था हमने राइट्स का सर, जनरल कैटेगरी में 28.6 मार्क्स गेट पे आपको राइट्स एज अ PSU से इंटरव्यू कॉल है, तो मैकेनिकल में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। सो एवरी ब्रांच हैज़ यूनिकनेस, आई एम नॉट कंपेयरिंग एनी ब्रांच विद एनीथिंग,
बट एवरी ब्रांच हैज यूनिकनेस, और आपकी ब्रांच का ये यूनिकनेस है। तो आपका गेट अगर क्वालिफाई है, अगर गेट क्वालिफाई नहीं है तो उसके ऊपर दोबारा बात करूंगा, अगर गेट क्वालिफाई है तो आप बहुत अच्छा उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ जॉब एंड इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशनल कोर्सेज। सो नाउ आई विल गो टू जतिन सर एंड प्लीज टेल व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। जहां तक मेरे को लगता है सिविल इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट जाता है IITs NITs ज्वाइन करने के लिए, उसका एक पर्टिकुलर रीजन होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है व्हाई दे वांट टू गो फॉर हायर एजुकेशनल कोर्सेज। थैंक यू सर। मोस्टली सर स्टूडेंट्स का ये रहता है कि अगर वो बीटेक कर रहा है और उसके बाद अगर वो ऑप्शन देखते हैं आपने, तो पहले ही सोच लेते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है। फिर उसके बाद होता है कि कुछ या तो प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती है उसकी बीटेक के टाइम पर, या कोई भी सिनेरियो हो सकता है, तो उसके बाद वो सोचता है कि गैप भी ज़्यादा ना आए और मुझे अपनी एजुकेशन जो करनी है और साथ में सेल्फ डिपेंडेंस भी रखना है अपने आप को। तो इसलिए वो एक ऑप्शन चूज करता है कि गेट का, कि मैं गेट में चला जाता हूँ जिससे मेरा जो गैप है वो साथ में ना आए बाद में, और उसके साथ वो प्रिपरेशन को भी साथ में बूस्टअप रखता है अपनी। और मोस्टली जो है ESC की ही ज़्यादा कोशिश करते हैं जितने भी सिविल इंजीनियर्स हैं, राइट। तो उनका प्रायोरिटी गोल तो यही रहता है कि ESC क्लियर करना ही है अपने को। लेकिन और भी अब तो IRMS भी आ गया है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स अब इस तरफ भी आ रहे हैं। तो और भी स्टेट्स A की भी प्रेफरेंस ज़्यादा रखते हैं। तो मोस्टली जो सिविल के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका गोल यही रहता है कि गवर्नमेंट जॉब को करना है। बट अगर कोई स्टूडेंट जाता भी है MTech करने के लिए, तो MTech में भी जो डिसिप्लिन है, लाइक स्ट्रक्चर की आप बात कर सकते हैं, या आज के टाइम पे अगर हम बात करें सर्वे के अंदर रिमोट सेंसिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो वो भी एक अच्छा डिसिप्लिन है। तो उसमें भी एक कैंडिडेट्स अपना फ्यूचर बना सकता है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के जो स्नैप्स हम लेते हैं, तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स रिमोट सेंसिंग में भी आ रहे हैं, स्ट्रक्चर के लिए भी आ रहे हैं, लेकिन उनमें से भी काफ़ी यही चाहते हैं कि सर हमें एक जॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब। तो वो चाह रहे हैं कि 2 साल के गैप में हम स्किल भी सीखें कुछ, और साथ में अपनी प्रिपरेशन भी करते रहें। फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वगैरह है, उसमें कई IITs में डिजास्टर डिपार्टमेंट प्लेसमेंट के लिए भी जाते हैं, जहां पे सिविल इंजीनियर्स को वो हायर करते हैं, और ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन हमारे योर PDF पे आपको मिलेगी भी। तो सिविल इंजीनियरिंग का नो डाउट व्हाट जतिन जस्ट टोल्ड के बहुत सा इंडिविजुअल इस पे फोकस करेगा मेरे को गवर्नमेंट जॉब लगे, और लगती भी है। आपको यू जस्ट नीड टू कीप ऑन प्रिपेयरिंग, आपको परसिवियर करना है थोड़ा सा, और ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बैठ के तैयारी करनी है। और UPSC वगैरह गैप को अच्छा नहीं मानते, तो जैसे रेलवेज में जाना है, अगर आप बोलेंगे 3 साल का गैप है, तो इट मे नॉट बी वेरी गुड फॉर यू। सो गैप ना आए, आपका तैयारी चलता रहे, इसके लिए आई थिंक दीज आर वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। श्रुति, ओवर टू यू नाउ। श्रुति, जो CV है और बायोडाटा है, उसका क्या रेलिवेंस है? गेट जिस स्टूडेंट के पास है उसके लिए इसका क्या रेलिवेंस है? ओके सर, CV हर डोमेन में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम PSUs की बात करें, उसमें इंटरव्यू राउंड से पहले आपके पास बायोडाटा फॉर्म आता है। बायोडाटा फॉर्म उतना ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंटरव्यू क्वेश्चंस ही बायोडाटा फॉर्म से पूछे जाते हैं। सेकंड, अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें, उसमें भी CV रिक्वायर्ड है। अगर हम एग्जांपल IIT हैदराबाद का लेते हैं, तो वो फॉर्म फिल कराते हैं CV बेस्ड क्वेश्चंस पूछने के लिए ही, वहाँ भी आपका CV उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम थर्ड उसकी बात करें, तो प्रोफेसर अप्रोच, जब हम हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड के लिए भी अगर बात करते हैं, तो हम अप्रोच करते हैं प्रोफेसर्स को। उसमें 2 डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट CV, सेकंड SOP। तो आप देख लो कि सारे ही डोमेन्स में CV उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी प्रोफाइल उसी से इवेलुएट होती है और क्वेश्चंस भी उसी बेस पे पूछे जाते हैं हमसे। ट्रू। सो अगर आप इंटरनेशनल एडमिशन जो स्टैंडर्ड्स हैं या उसका जो प्रोसीजर है उसको देखेंगे, तो फॉरेन में प्रोफेसर आपको फंड्स देता है, स्कॉलरशिप देता है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ डू यू अप्रोच प्रोफेसर। इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में ये था कि आप अप्लाई करेंगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा, प्रोफेसर आपको, तो बिफोर एडमिशन और एप्लीकेशन आप प्रोफेसर को कॉन्टैक्ट नहीं करते थे। अब कुछ साल से, जब से पिछले 4-5 साल से IITs में भी अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, बिकॉज लोगों ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना कम किया था, स्पेशली कोर ब्रांचेस। तब से क्या हो गया कि somebody who is approaching professor, actually professor is responding, professor is replying back. And I tell you friends, even if you don't have GATE score, but if you approach a professor with good research proposal, professor is providing you funding from his pocket. आप गेट क्यों लिखते हो? कि आपको TA मिले। अगर प्रोफेसर अपने रिसर्च प्रोजेक्ट से आपको पैसा दे देता है, जितना TA मिलेगा 15,000 मंथली वो अपने प्रोजेक्ट से आपको देता है, तो इट इज ओके फॉर यू, यू आर नॉट टेकिंग मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स। तो ऐसा ट्रेंड स्टार्ट हुआ है और बहुत पॉजिटिविटी उसमें आई है। नाउ इफ यू वांट टू मेल प्रोफेसर, आई थिंक यू नीड टू send your CV and you need to send your research proposal to the professor, then only you will get to know कि उसमें क्या लिखा है। श्रुति, जो CV होता है, आप मेंटर करते रहते हैं इंडिविजुअल्स को CV के लिए। other day you were telling about CV required in GAIL or public sector, then there is a CV required for placement companies
एंड इफ वी आर मेकिंग सीवी फॉर IIT हैदराबाद फॉर हायर एजुकेशन, लेट्स से मास्टर्स प्रोग्राम, तो वो सीवी में क्या डिफरेंस होता है? सर जो IIT हैदराबाद जैसे अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम सीवी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो उसको बेसिकली हम टर्म यूज करते हैं एकेडमिक सीवी। ओके, ठीक है, उसके अंदर हम फोकस इसमें रखते हैं हमारा एकेडमिक इंटरेस्ट क्या है और रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। बेसिकली एकेडमिक इंटरेस्ट आपके सब्जेक्ट कोर्स वर्क आ गए, रिसर्च इंटरेस्ट है आप फ्यूचर क्या डोमेन में आप जानना चाहते हो, क्या चूज करें, स्पेशलाइजेशंस क्या है, तो वो उन स्पेशलाइजेशन पे फोकस करना, उन 2 डोमेन्स पे फोकस करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन सच एकेडमिक सीवीज। वंडरफुल। सो रिसर्च इंटरेस्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है फ्रेंड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए मैं शिव के पास आऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन फर्स्ट टू इशिता। सो इशिता, ग्लोबल एडमिशन, वी नो गेट इज ऑल्सो एग्जाम जो अपॉर्चुनिटीज देता है फॉर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज लाइक ग्लोबल एडमिशंस। सो आई वुड लाइक टू नो थ्रू यू गेट का क्या अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करते हैं हम ग्लोबल में? इफ़ आई टॉक अबाउट स्टूडेंट्स, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ भी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं गेट का एग्जाम लिखने के बाद। लेकिन वो गेट का एग्जाम लिख लेते हैं, नाउ दे सर्च ऑफ कि अच्छा ग्लोबल में भी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। तो अगर मैं ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ, बेसिकली 2 टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर मैं डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ, ऑलमोस्ट लाइक 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गेट के थ्रू एडमिशंस लेती हैं, और वो टॉप लाइक यूनिवर्सिटीज़ है जिनकी QS रैंकिंग 100 के अंदर अंदर आती है, जिसमें NTU NUS आ जाता है सिंगापुर में, RWTH एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक। ये 4 ऐसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं अब्रॉड की विच एक्सेप्ट्स गेट स्कोर। अगर बच्चे के पास गेट स्कोर है तो डेफिनेटली यू कैन लाइक गो एंड अप्लाई इन दीज यूनिवर्सिटीज। दूसरा आ जाता है इनडायरेक्ट वे में। तो इंडिया में अगर मैं बात करूँ, बच्चे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं IIT के एजुकेशन सिस्टम पे कि बस IIT मिल जाए एंड दैट्स इट। तो अब कुछ जॉइंट प्रोग्राम्स होते हैं, इफ यू आर लाइक आफ्टर BTech आप MTech टारगेट कर रहे हो, MS और लाइक इट्स मास्टर्स MSc कुछ भी आप टारगेट कर रहे हो, तो वी हैव सम जॉइंट प्रोग्राम्स। जैसे अभी लाइक दे कैन सी द वीडियोस आल्सो, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हमने वीडियो डाली है इस चीज की। जॉइंट PhD के लिए आप बना रहे थे? हाँ, जॉइंट PhD प्रोग्राम, लाइक उसमें आपकी IIT खड़गपुर है, उनका जॉइंट है विद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। मतलब कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं QS रैंकिंग की बात करूँ तो 34 है। लाइक स्टूडेंट्स आर लाइक कि डेफिनेटली उनको वो चीज चाहिए। अगर मैं IIT बॉम्बे की बात करूँ, तो IIT बॉम्बे की दे हैव विद क्वींसलैंड, मतलब मोनाश यूनिवर्सिटी के साथ है। अगर मैं IIT दिल्ली की बात करूँ, क्वींसलैंड के साथ है। IIT मद्रास की डेक्कन यूनिवर्सिटी के साथ है। अगर मैं चार, दे आर वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स, और स्टूडेंट्स को चाहिए ये चीज कि अगर मुझे IIT का भी टैग मिल रहा है, साथ में मुझे अब्रॉड यूनिवर्सिटी का भी टैग मिल रहा है, सो व्हाई नॉट। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जो बच्चे ग्लोबल उस पे लेवल पे भी अपने लाइक एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दीस आर, तो इसमें इशिता, अदर देन गेट आल्सो दे नीड सम एग्जाम विद देम? यस सर, डेफिनेटली गेट के अलावा वी नीड IELTS स्कोर। IELTS उनको जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एक टेस्ट है, मतलब जैसे GRE को हम बोलते थे कि GRE नहीं है तो गेट के थ्रू वो ले लेते हैं, लेकिन बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज में कि अगर गेट है तो मतलब IELTS लिखना है या नहीं लिखना। बट IELTS एक अलग चीज है, वो तो एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, वो तो लिखना ही लिखना है। GRE के रिप्लेसमेंट में दे कैन गिव गेट स्कोर। तो ये चीज होती है। फ्रेंड्स, 2 अच्छी चीजें हो रही हैं आप लोगों के साथ जो बहुत आपको हेल्प करेंगी। एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का आपने नाम सुना होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अभी 25 चल रहा है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन अब दिखना, उसका इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट हुआ है। उसका आपके लिए, वैसे तो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है वो, उसके आपके लिए उसका एक प्रोविजन जो मैं शेयर करूंगा, एंड ये चीज़ US वगैरह में बहुत पहले से होती है। मैं उसमें आपको एक पॉइंट बताऊंगा। अगर आपने किसी IIT में एडमिशन ले रखा है PhD में, तो आप PhD 2 साल के बाद अगर आपको नहीं कंटिन्यू करना, आप छोड़ देना चाहते हैं। पहले क्या होता था, या तो आप PhD लेके जाओ 4 साल में, 6 साल में, 8 साल में, या आप खाली हाथ जाओ, जो अब नहीं होगा। क्योंकि अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लिखा है कि अगर कोई इंडिविजुअल बीच में अपनी स्टडीज को डिसकंटिन्यू करता है, तो उसको कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री दिया जाए। तो PhD 2 साल के बाद छोड़ने के बाद क्या IITs आपको MS उसमें दे देंगे, वो ट्रेंड अब नजर आ रहा है। खासकर आई डोंट नो वेदर आई शुड कोट दिस एग्जांपल और नॉट, मेनी पीपल कमिटेड सुसाइड इन IIT कानपुर इन 2024। 4 सुसाइड हुए जिनमें 3 PhD के कैंडिडेट्स थे। उनमें एक रीजन ये था कि आपकी एज ज्यादा थी और आपको साल बहुत हो गए थे और आपको फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था। अब ये भी प्रेशर डालता है IITs के ऊपर कि आप अगर कोई इंडिविजुअल एक ऐसे कोर्स में ट्रैप में चला गया कि उसको कोर्स में इंटरेस्ट नहीं है, 3 साल लगा चुका है और 3 साल और लगाने हैं जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, और उसके घर की ट्रबल हैं, वो उस फाइनेंस में मैनेज नहीं कर सकता, तो उसको एग्जिट का एक ऑप्शन दिया जाए। तो एक ये चीज आपके लिए एक अच्छी डेवलप हुई है। एक और चीज जो डेवलप हुआ है, जो IITs हैं वो ज्वाइंट प्रोग्राम्स ला रहे हैं बहुत से और इंस्टीट्यूट्स के साथ।
हर आईआईटी चाहता है कि मैं फॉरेन के किसी यूनिवर्सिटीज के साथ एक ज्वाइंट प्रोग्राम लेके आऊं सो दैट मैं अच्छा टैलेंट अट्रैक्ट कर पाऊं, क्योंकि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, वो ऐसे ऑप्शन ऑफर करती हैं। और आजकल कस्टमर के पास ऑप्शन है, ही मे नॉट गो टू आईआईटीज, ही मे गो टू सम अनदर गुड कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, कि मेरे को ज्वाइंट प्रोग्राम मिल रहा है। तो ये आईआईटी दूसरी चीज लेके आ रहा है, ज्वाइंट पीएचडी, ज्वाइंट मास्टर्स, दैट इज अनदर एडवांटेज फॉर दैट। नो आई कम टू शिवानी, यू शिवानी, पहला जो डिस्कशन होता है कैंडिडेट्स का वो आपके साथ होता है, दे कॉल यू, दे डिस्कस विद यू। मेरा आपसे पॉइंट ये है कि पहली बार जब कॉल करता है कोई कैंडिडेट, उसकी क्या अप्रीहेंशन होती है व्हेन ही इज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, वो आपसे क्या पूछता है? मोस्टली सर सभी स्टूडेंट्स का एक ही क्वेरी मेरे पास ज़्यादा आता है कि वो सबसे पहले अपने गेट स्कोर मेरे साथ डिस्कस करते हैं, और इतने कम गेट स्कोर के साथ सर वो मुझे यही पूछते हैं कि मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं। मतलब मोस्टली वो बहुत डीमोटिवेटेड होते हैं कि मेरा गेट स्कोर बहुत लेस है तो मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं, और मेरा हमेशा आंसर येस होता है, हमेशा। बिकॉज आपको क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली मुझसे ये नहीं होना चाहिए कि मैम मुझे एडमिशन मिलेगा इतने गेट स्कोर लेस के साथ या नहीं। आपका रादर देन क्वेश्चन मेरे साथ ये होना चाहिए कि मैम मेरा ये गेट स्कोर है, आप अपना गेट स्कोर मेरे साथ डिस्कस करिए, और उस गेट स्कोर के साथ हम आपको कौन सी आईआईटीज में एडमिशन दिला सकते हैं, कहाँ हेल्प कर सकते हैं, मैं आपको उससे रिगार्डिंग काउंसलिंग दूंगी। तो आप एग्जैक्टली इस चीज़ के लिए डीमोटिवेट नहीं होइए। मैं हमेशा सभी स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आपका जितना भी गेट स्कोर है आप हमारे साथ उसे डिस्कस करिए, और हम आपको एक बेटर वे बताएंगे कि किस तरीके से आपको उसके साथ एडमिशन मिलेगा या नहीं। ओके तो आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है। तो जो आपसे स्टूडेंट का क्वेश्चन होना चाहिए, जैसे आपने बोला कि मेरे को कहाँ एडमिशन मिलेगी, उसका आप क्या आंसर करती हैं? सर मैं उनको यही कहती हूँ कि यूरोपीडिया की टीम में हमारे बहुत सारे मेंटर्स हैं जो आपको प्रॉपर इस चीज़ के लिए गाइड उसको भी आप आंसर नहीं करती हैं, आप आगे शिफ्ट कर देती हैं। एग्जैक्टली सर, बिकॉज वो लोग बहुत डीमोटिवेटेड ऑलरेडी होकर आते हैं कि मैम मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, मेरा बहुत लो गेट स्कोर है। तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देती हूँ कि बहुत सारे लेस गेट स्कोर के साथ हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एडमिशन मिला है। सो आप डीमोटिवेटेड मत होइए। Yes, friends, that is correct, and I give this statement very responsibly and with full confidence and authenticity that whatever gate score you have, you get opportunity. That is there because opportunities are tremendously high, and number two, students do not have awareness about many things, so आपको opportunities मिलती हैं. Now I come to Manpreet. She is the, I think, only technocrat sitting here among us, which we can say. Others are teachers, executive. So Manpreet, you have authority on something which we call panel. ये क्या चीज़ है पैनल? बिकॉज हम बहुत से स्टूडेंट्स को ये बोलते हैं पैनल के ऊपर जाओ और पैनल पे आप एक चीज़ मिल जाएगी। मैं बोलता हूँ कैंडिडेट्स को, तो दे आस्क मी व्हाट इज अ पैनल सर, एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पैनल? ओके, थैंक यू सर। जो हमारा पैनल है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, Okay. जो कि हमारे पीजीसी के स्टूडेंट्स है जो उनको 4 to 6 मंथ की जर्नी में हेल्प करता है। ओके फॉर एग्जांपल कि जैसे हम अपने पैनल पे सिलेक्शंस और इंटरेक्शंस अपलोड की हुई हैं, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, जो इंटरेक्शन इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो उसमें क्या है कि बच्चा बताता है कि हमने कितने गेट स्कोर पे कहाँ पे अप्लाई किया था Okay. और किस आईआईटी से हमें कॉल आई है। तो उसके बाद जैसे अब उसके बाद होता है कि आईआईटीज के अगर हमने अप्लाई करना है तो फॉर्म्स ओपन होंगे, तो फॉर्म्स की जो अप्लाई करने की वीडियो मतलब रिकॉर्डेड वीडियोस भी है हमारे पास, तो बच्चा उसके अकॉर्डिंग अपने आईआईटीज में अप्लाई कर सकता है, क्योंकि सम इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि बच्चों को खुद नहीं पता होता कि क्या फिल करना उसमें। उसके बाद उसके साथ उसको एसओपी भी चाहिए होता है, तो एसओपी के जो फॉर्मेट्स हैं, किस ब्रांच को कैसे मेल करना उनको या कैसे भेजना उनको, उसके बाद उसका रिकॉर्डेड फॉर्म में और डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हमने प्रोवाइड करते हैं हम बच्चों को, जो कि ऑलरेडी पैनल पे है। उसके बाद जब बच्चों ने अप्लाई कर लिया तो उनको कॉल आएगी, तो उनके कॉल आने मतलब इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए उनके पास कंटेंट हमने अवेलेबल किया होता है पहले ऑलरेडी, जो प्रीवियस बच्चों ने पहले आईआईटीज में अप्लाई करते टाइम प्रिपरेशन किए होते हैं, जैसे कि स्नैप और मॉक इंटरव्यूज वगैरह, जैसे और मतलब वो उनको देख के अपने प्रिपरेशन कर सकते हैं इंटरव्यू की। और उसके बाद हमारा जैसे मटेरियल है जो जैसे बिट्स के एग्जाम्स होते हैं, उसका लर्निंग कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं उन बच्चों को कि जो भी मतलब उनकी क्लासेस होती हैं जो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हम वो पैनल पे अपलोड करते हैं, और जो पैनल जो जितने भी सेशंस होते हैं वो सारे हम पैनल पे ही बच्चों को अवेलेबल करवाते हैं। ओके, सो ये एक्सेस टू पैनल इज थ्रू अवर वेबसाइट, इज इट? यस सर। ओके, सो व्हाट आई अंडरस्टूड इज पैनल मींस एंटायर लर्निंग कंटेंट, सारे का सारा जो रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज है यूरोपीडिया का, Yes, sir. वो पैनल के ऊपर पड़ा है, चाहे वो वीडियोस हैं, चाहे वो मैराथन हैं, चाहे वो इंटरेक्शंस हैं, चाहे वो एसओपीज हैं, चाहे वो सीवीज हैं, सब कुछ जो एक कैंडिडेट को चाहिए इस पूरी जर्नी में लर्निंग के लिए,
एक तो मेंटर से नॉलेज मिलेगा और जो दूसरा नॉलेज मिलेगा 24/7 Yes, sir. वो पैनल के ऊपर मिलेगा। वंडरफुल। सो गुरु सर, मेरा आपसे क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि अगर कैंडिडेट आपके साथ जुड़ता है जैसे फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, उसको पहला इंटरव्यू आता है अप्रैल में, तो ये बीच में एक मंथ वो कैसे स्पेंड करता है आपके साथ जब ज्वाइन? देखिए सर, पहले तो स्टार्टिंग में उसका इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है मेंटर के साथ, राइट फ्रॉम द डे दे ज्वाइन, उनका पहले ही मेंटर के साथ इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। वो अपना डिस्कशंस करना स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने बात किया था कि रिसर्च एरिया इंटरेस्ट की बात करना स्टार्ट करते हैं, वो अपने क्रेडेंशियल्स की बात करना स्टार्ट करते हैं, फिर मेंटर उनको गाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो वो तो फर्स्ट डे से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज जैसे भी हम पैनल की भी बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारा कंटेंट होता है जो उनको गाइड हेल्प करता है सारे इस प्रोसेस के लिए। जैसे त्यागी सर के मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके मैकेनिकल के लिए इंट्रो मैराथन वीडियोस हैं, सिविल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, हर ब्रांच के लिए उनको इंट्रो के लिए भी हेल्प करता है। एसओपी के बहुत सारे सैंपल्स हैं वहाँ पे पड़े हैं जो उनको रेफरेंस चाहिए होता है अपने एसओपीज बनाने के लिए, वो उनको हेल्प होता है। त्यागी सर का मैथमेटिक्स फॉर इंटरव्यू विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईसी बेंगलोर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए बच्चा जा रहा है, एमएस वगैरह के लिए या पीएचडी वगैरह के लिए, वहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प होते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है सर, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ही स्टार्ट हो जाता है और वहीं से इनका गाइडेंस सारा होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको पहले दिन से बहुत सारे मिथ जो दिमाग में होते हैं ना उनके बच्चों के, कि सर अगेन फिर से जो आपने शिवानी को पूछा कि क्या पहले दिन पूछ रहा है, वही आके फिर से मेंटर के पूछता है क्वेश्चन कि सर मेरा स्कोर है, मेरे को क्या मिल जाएगा, हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मतलब स्टिल कोई क्वेरीज वही रहता है। और ये सारा का सारा जब उसको कॉल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं ना सर, तो उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलना स्टार्ट होता है कि यस अब मेरा कुछ ना कुछ होगा। पर तब तक वो काफी टाइम वेस्ट कर भी चुका होता है। बहुत वेस्ट करते हैं सर, अपॉर्चुनिटीज बहुत हम वेस्ट उसको करते बोलते हैं कि कॉल आ जाएगा, उसको बिलीव नहीं होता, कॉल आ जाता है, 4 दिन रहते हैं, और तब तैयारी कैसे तैयारी करें? कैसे दैट इज द पॉइंट। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो मतलब आते रहते हैं टाइम टू टाइम। अच्छा, फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें बहुत लेट आके अप्रोच करते हैं जब पूरा आईटी का प्रोसेस कंप्लीट होता है, जब सीसीएमटी स्टार्ट होता है और उस टाइम पे सीओपी के राउंड चल रहे होते हैं, जब सीसीएमटी के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उस टाइम पे हमें स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं कि सर मेरे फ्रेंड को तो आईटी से कॉल आ गया, मेरे तो स्कोर उससे भी बेटर था, मेरे को तो कहीं से कॉल नहीं आया, सर अब सीसीएमटी मेरे पास ओनली ऑप्शन है, नो व्हाट आई डू। मींस बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वो टाइम से वो मैं बोलूंगा 3-4 हज़ार बचाने के चक्कर में अपॉर्चुनिटी लॉस कर देते हैं। वैसे तो देखो सर, बहुत जगह पे उसको मेंटर की रिक्वायरमेंट होती है। एक यूनिक जगह जहाँ मेरे को लगता है कि नाउ ही शुड हैव अ मेंटर विद हिम इज जब सीओपी का राउंड 5 चल रहा होता है, उसको ऑप्शन रिफ्लेक्ट होती है। अब वो छठे में जाने से पहले डरता है, तो हम मेंटर उसको बोलते हैं तू चिंता मत कर, आगे चल, विल टेक यू फॉरवर्ड। वो डिसीजन अकेला नहीं ले सकता, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। और उसमें फर्क ये हो जाता है कि शुरू के राउंड में आ गया तो आईएसएम धनबाद, और अगर आगे चलता रहा तो आईआईटी बॉम्बे। दैट इज द डिफरेंस व्हिच कम्स, और वो बिना मेंटर के नहीं कर सकते। ओके गुरु सर, नाउ आई थिंक विल गो टू शुभ्या मैम, डायरेक्टली टू यू शुभ्या। So you are a mentor of Shubhya, you are authority in mentoring students for interviews, HR, mock interviews and all. So where is the importance of this entire domain for those students जिन्होंने GATE एग्जाम लिखा है? सो बेसिकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको हर जगह पे चाहिए, एंड आई थिंक कि ये चीज़ें जो है पीआई आ गया, जीडी आ गया, जीटीज आ गया, कहीं पे भी दीज आर एक्चुअली हेल्पफुल इन नरिशिंग द पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अगर आप कहीं पे भी ये वर्क कर रहे हैं तो इससे आपकी पर्सनालिटी इनरिचमेंट है, तो उससे आई थिंक कि ये उनको हेल्पफुल होगा। अच्छा, ये यूज कहाँ पे होता है शुभ्या? जैसे जो जीडी है या एचआर है, इसकी रिक्वायरमेंट उन कैंडिडेट्स को कहाँ पे पड़ती है जिन्होंने गेट एग्जाम निकाला है? सर आगे जाके आपने कैंपस प्लेसमेंट या कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू देना ही है, बीट फॉर पीएसयूज, बीट फॉर द कैंपस प्लेसमेंट। और जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए बैठेंगे, जैसे आप देखते हैं कि पीएसयूज में भी जीडी पूछा जाता है, कैंपस प्लेसमेंट में भी आपका स्टार्टिंग में ही जीडी होता है, राइट। तो उसमें जीडीज आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। और जैसे आप कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो बेसिकली कम्युनिकेशन करना आपस में, अपने आइडियाज को पोर्ट्रे करना, अपनी पर्सनालिटी को नरिश करना। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो अभी सिलेक्शन प्रोसेस में जाएंगे, इवन फॉर द वेरी स्टार्ट इंट्रोडक्शन नहीं आती। इंट्रोडक्शन अगर आप 10th क्लास के बच्चे की इंट्रोडक्शन कंपेयर करेंगे एंड कंपेयर टू अ टेक्नोक्रेट जो आगे एमएस के लिए जाएगा, आई वोंट से कि बहुत डिफरेंस होगा। वो अपना हॉबीज बीच में डालेंगे, वो अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस अपने डालेंगे, फैमिली बैकग्राउंड डालेंगे। सो व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम यू कैन से पर्सन जो 10th क्लास में अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा है। तो ऑल दीज स्किल्स हम उनको नरिश करते हैं। जीडी में भी आपको कैसे एंट्री करनी है, एग्जिट करना है, अपना इनोवेशन करना है, और बल्कि एट द एंड यू हैव टू प्लेस योरसेल्फ समवेयर। सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू केटर हिम। एंड ऑब्वियसली गेट के थ्रू अभी 24 गेट 24 के थ्रू अभी भी कॉल आ रहे हैं, पीएसयूज के कॉल आ रहे हैं।
So PSUs में normally we have components of technical and we have component of HR. Right. And also in some PSU we have group discussion also. And Shikha, yesterday I think we were discussing about GD being asked in IIT ISCs also. Yes, sir. So can you throw some light on the GD during admission in masters? एग्जैक्टली सर, बेसिकली IISc बैंगलोर में अभी 70% जो वेटेज है अभी GD और इंटरव्यू का बेसिकली For master of management. या मास्टर ऑफ मैनेजमेंट एंड GDs आर समथिंग लाइक दैट. पहले एक होता है कि टेक्नोक्रेट्स आर इन द रेस ओनली कि GDs वही करेंगे या इंजीनियर्स करते हैं. दिस इज HR पार्ट, आई वुड से लीगल डिपार्टमेंट, CA एंड ऑल अदर्स पीपल आर ऑल्सो इन दैट रेस. एंड गेट का जो है बेसिकली उसमें ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि थ्रू गेट डायरेक्टली इफ यू हैव गुड गेट स्कोर और लाइक दैट कि वो एलिजिबल हो आप, तो डायरेक्टली आपको PSUs से भी मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है, कैंपस प्लेसमेंट जैसे भी मैम ने बोला. एंड GDs आर नॉट ओनली द पार्ट ऑफ थ्रू गेट, वो आपके एक जर्नल अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू चेक योर थॉट्स बेसिकली. सो मुझे लगता है कि GD तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू आता है गेट के थ्रू, उसके साथ साथ GD भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, आई वुड से. तो कितने GDs करने के बाद इंडिविजुअल कॉन्फिडेंट हो सकता है कि मैं पास हो जाऊंगा? सर आई वुड से इफ यू हैव कि आपका परसों GD है या 2 दिन बाद है, तो आई थिंक 2 या 3 GD आर मोर देन सफिशिएंट. बट मेरे को लगता है कि 6 GDs आर आइडल नंबर. या 6 GD डिफरेंट डोमेन में अगर आप करते हैं तो यू विल गेट द आइडिया कि कैसे करना है और किस तरीके से आपको आइडिया को अपने पोर्ट्रे करना है, कर सकते हैं. ओके, वंडरफुल. सो शिव, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मेरे को आगे किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना है, ये कैंडिडेट कैसे आइडेंटिफाई करे कि मेरे को मास्टर्स किस में करनी चाहिए? ठीक है सर, इसमें ये होता है कि जैसे किसी ने बीटेक किया है तो वो उसमें प्रोजेक्ट भी किया होगा. तो प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हम प्रोजेक्ट के बेसिस पे रिसर्च एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं. तो कैसे रिसर्च एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो रिसर्च पेपर उसने लिखा होगा उसमें रेफरेंसेस होते हैं, उसके बेसिस से हम रिसर्च एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं. मतलब जो उसने प्रोजेक्ट किया है, जो उसने इंटर्नशिप किया है, वहीं से थोड़ा सा आइडिया लगता है कि आपको इस डायरेक्शन में आगे जाना चाहिए, आगे जाना है. तो आप उसमें कैंडिडेट्स को उनका बायोडाटा देख के, उनका प्रोजेक्ट देख के हेल्प कर सकते हैं कि ये आप इसमें अप्लाई करो. हाँ सर. ओके, आई थिंक सर हमने काफ़ी टाइम लिया है, लेकिन 1-2 पॉइंट्स आपसे गुरु सर, ये जो मॉड्यूल आप लॉन्च करते हैं ये क्यों लेना चाहिए किसी को भी? बहुत स्ट्रेट सर, क्यों लेना चाहिए? रीज़न वही है सर कि अगर मेरे को अपने क्रेडेंशियल का बेस्ट यूज़ करना है तो ये उसके लिए हेल्पफुल है सर. कि मैंने फिर से वही बोला कि जैसे अगर मेरा 500 गेट स्कोर है, मेरे को सिर्फ एमटेक में जाना है, तो बहुत सारे आपको कट ऑफ मिल जाएंगे जो 500 से नीचे हैं, 450 से नीचे. मतलब 400 वाला अगर कोई 500 जिसका गेट स्कोर है, पिछले साल का 400 है या 350 वो, तो उसको शॉर्ट मिल जाएगा. मेरे को चाहिए 500 प्लस जो पिछली बार गया, तो मेरे को उसको चाहिए. पब्लिक सेक्टर, जैसे अगर हमने जैसे इसमें वेरियस मॉड्यूल लॉन्च करते हैं, पब्लिक सेक्टर कॉल तो आ गया IOCL से कम स्कोर की, अब इसको कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पे कट ऑफ्स होती हैं, GD GT और इंटरव्यू वगैरह में कहीं में कट ऑफ होता है. तो अगर आप अपनी पर्सनैलिटी, अपना कम्युनिकेशन अच्छे उस तरीके से नहीं रिफ्लेक्ट करेंगे जो उनकी पब्लिक सेक्टर की रिक्वायरमेंट को पूरा करे, या उनकी जो रिक्वायरमेंट अगर वो नहीं रिफ्लेक्ट करोगे अपना पर्सनैलिटी कम्युनिकेशन, दे विल नॉट टेक यू. तो ये जो पर्पस है मॉड्यूल्स लेने का, इट्स ऑल अबाउट कि अपने क्रेडेंशियल्स को बेस्ट वे पे यूज करके उसको कन्वर्ट करना. चाहे हम हायर स्टडीज की बात करें, चाहे हम पब्लिक सेक्टर की बात करें, चाहे हम इंडिया की बात करें अपॉर्चुनिटीज का, हम अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज की बात करें. अब्रॉड में भी ये होता है, जैसे स्टार्ट वहीं से हो जाता है कि मेरा ये प्रोफाइल है, मेरे को किस डोमेन में अप्लाई करना चाहिए, मेरे को किस तरीके से अपना रिसर्च एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं, SOPs कैसे बनाने हैं, प्रोफेसर्स को मेल करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, IELTS स्कोर, GRE स्कोर, सो मेनी थिंग्स आर देयर. तो वो सारी चीज़ों के लिए अगर आपको चाहिए, और आपको इसमें एक और बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको फिर कुछ भी देखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, सारी चीज़ें आपको मेंटर करेगा. अब जैसे फॉर एग्जांपल इस बार सिविल इंजीनियरिंग ऐड कर दिया है डाटा साइंस के लिए, आई थिंक. तो अब मेरे को लग रहा है कि 99% चांस है वो मिस कर देंगे इसको, वहाँ पे ऐड नहीं करेंगे. अब कौन उनके लिए बोलेगा? तो वो ऑब्वियसली वो मेंटर करेगा, तो उसको वो हेल्प करेगा उस चीज़ में. क्योंकि ये मतलब ये मैं ये बोल रहा कि ये अकेला हमारा रोल है, ये एक म्यूचुअल रोल है. बच्चे को भी उसी हमारी सुननी पड़ेगी. मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट फिर से वही स्टिक कर जाता है, नहीं सर मेरे को तो यही करना, मेरे को तो यही करना. फिर उसी ग्रुप में एक दिन पॉपअप होता है, सर मेरे को कॉल आ गया, इसलिए कॉल आ गया बोलता है, फिर चुप होकर मामों के बैठ जाता है कि मैंने तो यार अप्लाई नहीं किया. तो वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि ये दोनों तरफ से होता है कि उनको सुनना भी पड़ेगा हमें कि जैसा हम बोलेंगे, क्योंकि ये सारा एक्सपीरियंस के बेस पे है. ऐसा नहीं हम लोग कुछ रैंडमली कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि 5th राउंड के बाद 6th में जाना उसको छोड़ दे, ऐसा थोड़ा ना कि हम नहीं होता, है सारा रीजन के बेस पे होता है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से कि आप ये चार्ज क्यों करते हैं, इस सब चीज के लिए फ्री क्यों नहीं कर देते? आप इतना पैसा ले रहे हैं, मैं आईफोन नहीं ले पा रहा हूँ, बच्चा बोलता है, तो इतना पैसा क्यों मान लेते हैं गुरुदेव सर? सर मेरे को लगता है फ्री आईफोन ले देखो, फ्री करने के लिए ऑलरेडी यूट्यूब है, बहुत सारे हैं, हम भी कुछ कंटेंट ऐसा जो फ्री डालेंगे, चीजें डालेंगे जो उसके बेस पे
जिसको उसके बेस पे हेल्प हो रहा है तो ऑब्वियसली कर लेना चाहिए, क्योंकि वो मास है सर। एक वीडियो डाला और 10,000 लोगों ने देख लिया, एक वीडियो डाला 50,000 लोगों ने देख लिया, उससे अगर जिसको हेल्प होती है, जिससे उसका पर्पस सॉल्व हो रहा है, दैट इज ओके। लेकिन इफ एनीबॉडी वांट्स 1-to-1 गाइडेंस, 1-to-1 काउंसलिंग, क्योंकि हर बंदे की क्रेडेंशियल्स अलग है, हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है, तो उसको 1-to-1 मेंटरिंग अगर आप चाहते हो तो दैट इज चार्जेबल, क्योंकि जब एक से 1-to-1 करना तो होगा ही फ्रेंड्स, होगा। आप कई बार पूछते हो ना कि लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर यू आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो पेड मॉड्यूल इसका लॉन्च करता है, और हम 5-6 साल से करते हैं और तो कोई पैसे नहीं लेता। लेट मी टेल यू, इन द मार्केट फ्रेंड, यू कैन नॉट गो फॉर पेड मॉड्यूल अगर आपके मॉड्यूल में दम नहीं है, यू कांट सेल इट। ये मार्केट आप कैसे बेचोगे? इट इज वेरी इजी फॉर मी टू स्टार्ट अ मॉड्यूल जो फ्री है, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी क्रिटिसिज्म, बट पेड मॉड्यूल फॉर कस्टमर लाइक यू कैन नॉट बी लॉन्च्ड अनलेस अंटिल देयर इज अ वर्थ और वैल्यू इन दैट। तो योरपीडिया ने इसको हर साल पिछले 5-6 साल से लॉन्च किया है, एंड आई एम प्राउड टू टेल यू एंड आई एम वेरी श्योर दैट योरपीडिया इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो पेड मॉड्यूल देता है, एंड डोंट गो फॉर फ्रीबीज that may work in politics, not in academics or education. The best dividend you will get is when you invest on education. That is what you should do. I think we have completed everything, sir. Anything we have left or any point? एक पॉइंट इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा सर। वैसे वो ऑल्दो कि हम लोग वीडियोस में हर वीडियो में बोल रहे हैं कि जैसे अभी इस बार हमने एक और चीज़ स्टार्ट किया सर, जैसे आपने फ्री की बात किया या ये चीज़ें हम यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, इस बार हम लोग कुछ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किए हैं सर। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ब्रांच वाइज व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो वहाँ पे अगर कैंडिडेट ऐड हो जाता है तो वहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे इस बार, चाहे वो वही वीडियो शेयर करना हो या कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करना हो, कुछ रेफरेंस शेयर करना हो। तो आप में से जो भी जिस ब्रांच से अकॉर्डिंग है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी डले होंगे अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के ब्रांच वाइज, तो उसमें भी आप ऐड हो जाइए और वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होनी स्टार्ट हो जाएगी। Okay, so that brings friends us to an end of this mega session panel discussion. So I'm thankful to many of my colleagues. Many of them were very hesitant coming out, but they could come and we could discuss. And many of my colleagues are still not here today because they are not available in this particular center. We look forward to mentor you friends, and I assure you that if you have credentials, we'll take you to the required place, your destination, and you can trust on us. Thank you.